ये उत्साह आजादी के जश्न का है। ये उत्साह अमृत महोत्सव का है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, हर कोई तिरंगा लहराकर आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाते नजर आया। आसमान से समुद्र तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आजादी की धूम दिखी। हर बार की तरह पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने नवी बार ध्वजारोहण कर 2047 के भारत का विजन पेश किया। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई के अपने संकल्प को फिर दोहराया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2047 का भारत विकसित राष्ट्र होगा, जहां पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की कोई जगह नहीं होगी। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है। राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी 76वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा लहराया। राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर सीएम ने जनता के सामने आगामी विजन तो रखा ही, साथ ही कई बड़े ऐलान किए। भोपाल में हम वीर भारत स्मारक का निर्माण करेंगे। आज मैं मध्य प्रदेश के युवाओं के सामने अपना एक संकल्प और व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरे बेटे बेटियों, रोजगार आज एक बड़ी समस्या है। हमने फैसला किया है 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएगी। पीएम मोदी के भाषण के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सवाल उठा दिए। ये मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो, विषय के ऊपर कभी बात नहीं करते, क्योंकि विषय में बात करने के लिए उपलब्धियां होनी चाहिए, जो भाजपा की सरकार के पास बिल्कुल भी नहीं है। आज भी उम्मीद थी लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को कि मोदी जी लाल किले से जब भाषण देंगे तो उनके विषयों पर बात की जाएगी, उनको संबोधित किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने अपने 83 मिनट के भाषण में भले ही किसी दल और नेता का नाम न लिया हो, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर विपक्षी नेताओं पर ही रहा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी आगामी रण में उतरेगी। न्यूज डेस्क, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा प्राचीर से परचम का विजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या पीएम मोदी ने सेट किया 2024 का एजेंडा? क्या मिशन 24 में भ्रष्टाचार, परिवारवाद होंगे मुद्दे? कांग्रेस को क्यों रास नहीं आ रहा मोदी विजन? आजादी के 100 साल बाद कितना बदलेगा भारत?
नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। सर्वप्रथम आप समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी दर्शकों को आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में देश उल्लासित है, आह्लादित है, आनंदित है। पुनः आप सबको शुभकामनाएं। तो जिस प्रकार से लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये कहा कि देश को परिवारवाद से बचाना है, देश को भाई भतीजावाद से बचाना है, देश को भ्रष्टाचार से बचाना है, ये बिल्कुल तय है कि प्रजातंत्र में और राजतंत्र में मूलभूत अंतर ही यही है कि प्रजातंत्र में योग्यता को उचित स्थान मिलता है, जबकि राजतंत्र में राजा का पुत्र, राजा के पुत्र का पुत्र या उनका दत्तक पुत्र या उनका कोई परिवार का व्यक्ति पदों पर आसीन होता है। तो मुझे लगता है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में राजनीति का नाम भी बदल देना चाहिए। जब राजतंत्र था तो राजनीति थी, अब प्रजातंत्र है तो लोकनीति होनी चाहिए, प्रजातंत्र है तो राष्ट्रनीति होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति को लोग अब अच्छे मायनों में नहीं लेते हैं और यहाँ तक कि सामान्य बोलचाल की भाषा में ये कहने लगे हैं कि अरे हर चीज़ में राजनीति करना उचित नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज़ादी के 75वें वर्ष में जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया, हर घर तिरंगे की परिकल्पना की, ऐसे उन्हें अब राजनीति का भी नामकरण राष्ट्रनीति या लोकनीति कर देना चाहिए। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने ये कहा कि कोई खास उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, लेकिन इस आज़ादी के इस 75वें वर्ष में और आज की इस शुभ घड़ी में मुझे लगता है कि वाकई में राष्ट्रनीति पर ही बात हो, राजनीति ना हो तो बेहतर है। और उपलब्धियां पूछने बताने के लिए सदन है, ये देश की आज़ादी का पर्व है और ये अपने आप में उपलब्धि है। और सही मायनों में एक राजनीतिक दल को संवैधानिक दर्जा जो देता है वो चुनाव आयोग देता है। तो ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस उस समय राजनीतिक दल नहीं था, कांग्रेस उस समय सामाजिक संस्था थी, उसको कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था, उसको कोई चुनाव चिन्ह नहीं था। तो जब चुनाव हुए तब चुनाव आयोग बना, तब राजनीतिक दल बने। तो ये समझना पड़ेगा कि वो कांग्रेस जो है वो एक मंच था। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने एक फ्रंट खोला हुआ था, वैसे कांग्रेस का अपना एक फ्रंट था जिसमें देश की आज़ादी के लिए वो आह्वान करते थे और तमाम रणबांकुरों ने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया। तो ये बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको कांग्रेस को भी समझना चाहिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए कि वाकई में राजनीति की ज़रूरत ज़्यादा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। डॉक्टर दिव्या गुप्ता, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ हैं। आनंद जाट जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय श्री रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल दिव्या जी, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, इन दो मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो दो विषदंत हैं इन्होंने तमाम संस्थाओं को दूषित किया है और अब इससे मुक्त होने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे? नवीन जी, पहले आपको और आपके माध्यम से चैनल और सब मध्य प्रदेश वासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव की सबको बहुत शुभकामनाएं। आज का जो प्रधानमंत्री का लाल किले से जो प्राचीर से जो उन्होंने उद्बोधन दिया है, मुझे लगता है कि एक बहुत संकल्पित और समर्पित प्रधानमंत्री का जो एक उद्बोधन होना चाहिए, का उद्बोधन, एक रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। बहुत बड़ी बात होती है कि हम एक रोड मैप तय करके और उसकी माइलस्टोन्स के हिसाब से हम चले और चर्चा करें। बहुत सारे जो उन्होंने विजन दिए उनमें से मुझे कुछ जो बहुत ही अच्छे लगे, वो एक तो था जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में हमेशा चर्चा करते हैं, एक उसके बारे में चर्चा करके बोले फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, जिन दो का बहुत अलग एक खाका होना चाहिए, उस बारे में बहुत अच्छे से बात करी। विकासशील भारत से विकसित भारत के बारे में चर्चा हुई। जय जवान जय किसान, अब उसके बाद जय विज्ञान,
और जेल अनुसंधान, ये जो चीजें हैं विजनरी प्राइम मिनिस्टर की जो एक रोड मैप डिसाइड करता है, इस तरह की बातें हैं। अब आते हैं आपके मुद्दे पर। आपने कहा परिवारवाद और भ्रष्टाचार। देखिए, हमने पिछले कुछ दिनों से जो ये बार बार प्रधानमंत्री नैरेटिव बना रहे हैं या तय कर रहे हैं, बहुत बड़ा संकेत है। मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में हम सबको इस बारे में बहुत, उन्होंने एक दिशा निर्देश के साथ एक बहुत एक सांकेतिक उन्होंने बात कही है। परिवारवाद जब होता है कहीं पे, तो वो जो दूसरा टैलेंट होता है हम आसपास, चाहे वो राजनीतिक दल में हो या किसी भी संस्था में, कहीं पे भी हो, उस टैलेंट को भरने का मौका नहीं मिलता। तो क्या सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कहीं नहीं होती? क्या उसको मौका नहीं मिलना चाहिए? क्या वो एक छत्र छाया के नीचे हमेशा दबाव महसूस करे क्योंकि उसको उन्मुक्त वातावरण नहीं मिलता? ये बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों के बारे में हम सब विचार करना चाहिए। उन्होंने ये बात भी कही कि राजनीतिक दल तक मैं सीमित नहीं हूँ, इससे बियॉन्ड भी जाता हूँ। ऐसे देश की बहुत सारी अनेक संस्थान पर भी इसको हटा देना चाहिए। और भ्रष्टाचार का अभी कुछ उदाहरण रिसेंटली हम सबने देख लिए, जो उदाहरण बहुत ही भयावह है। मतलब आप 75 करोड़ कैश किसी के पास हो और उसको रात को नींद आ जाती हो, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि कैसे होल्ड करके बैठे हैं। कलकत्ता में अभी 2 फ्लैट खुले हैं और उनमें 53 करोड़ मिल गया है। 12 फ्लैट थे, उनमें से अभी वाकई अगर जानकारी मिलती जाएगी तो पता नहीं क्या कुछ होने वाला है। और ये सारा का सारा पैसा जो जब्त होगा वो भारत पे आएगा, तो हम मान सकते हैं कि इतना सारा कैश जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है वो कितना भारत को खोखला कर रही है। इस बारे में कम से कम सोचना तो चाहिए, विचार तो अब करना चाहिए। और अब एक्शन का समय है। बहुत विचार कर लिया, अब एक्शन हो। आनंद जी, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, 2 चीजों पर उन्होंने फोकस किया प्रधानमंत्री जी ने। आप इन पर क्या कहेंगे? आप सभी दर्शकों को कांग्रेस पार्टी की ओर से, मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नवीन जी ने कहा कि कांग्रेस एक सामाजिक संगठन रहा है, तो मैं भी सामाजिक संगठन की हैसियत से ही आज बात करना चाहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने गलत तो नहीं कहा? बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं सर। उसी एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहता हूं। वो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प शायद पूरा हो गया होगा, इसलिए हम विकासशील से विकसित भारत के संकल्प में आ गए हैं। वो काले धन का जो वादा था 2022 के पहले लाने का, वो संकल्प भी आज पूरा हो गया। किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई। मुझे रास्ते में बुलेट ट्रेन नहीं मिली, इसलिए मैं आज थोड़ा सा डिबेट में लेट हो गया था। आज 15 अगस्त 2022 को ये सारे सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए संकल्प हैं और हर घर में नल होगा और हर नल में जल होगा, ये संकल्प भी 15 अगस्त 2022 तक पूरा होना था। तो मैं समझता हूं कि भारत में 16 करोड़ रोजगार आज तक युवाओं को मिल चुके होंगे। ये संकल्प पूरा हो गया होगा, इसलिए हम अगले 25 सालों के रोडमैप पर बात आज कर रहे थे प्रधानमंत्री। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज हम स्वतंत्रता की हीरक जयंती पर्व आज मना रहे हैं, तो देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। जिनके मध्य प्रदेश के नेता व्यापम और डंपर से पहचाने जाते हैं, वो प्रधानमंत्री आज भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। 304 करोड़ रुपए का डैम जो है वो कल ही हमें तोड़ना पड़ा है। उस डैम से पानी को अलग रास्ते से निकालना पड़ा है। आज रायसेन के बेगमगंज में एक पुल भी धंस गया है। ये भ्रष्टाचार पर ही तो बात हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, 529 करोड़ का कलियासोत नदी पर जो मंडीदीप में पुल बना था वो भी बह गया। तो ये भ्रष्टाचार पर बात हो रही है। अगर मौका दे तो मैं परिवारवाद पर भी इसी टर्न में बोलूं या अगली बार बोलना है नवीन जी? अगली बार बोलेंगे, बातें तो ठीक है। तो ये संकल्प है 2047 तक या 2000 जहां तक भी आप पहुंचे, लेकिन उन संकल्पों का क्या हुआ? किसानों की आमदनी आज दुगनी हो गई है जी क्या? जी, मैं पूछ लेता हूं जी रमेश जी, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया और उसमें एक चीज कही उन्होंने कि योग्यता को अवसर नहीं मिल पाता कई बार परिवारवाद के चलते, और मैंने जो बात कही है कि सर लोकशाही है तो लोकनीति होना चाहिए। इसके नाम को बदलने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब हम ही कहने लगे कि हर बात में राजनीति ठीक नहीं। तो राजनीति अब ठीक नहीं है, क्योंकि राजनीति अब उन मुद्दों पर भी होने लगी है जिन पर राष्ट्रनीति होनी चाहिए थी। क्या कहें?
देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। राष्ट्रनीति बिल्कुल अलग हो, राजनीति बिल्कुल अलग हो और लोक नीति बिल्कुल अलग होना चाहिए। जब हम इन तीनों को अलग अलग दृष्टि से देखेंगे तभी हम देश की प्रगति के लिए आगे बढ़ पाएंगे। एक बात जो परिवारवाद की आपने कही, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी ने ये बात लगभग ठीक कही। एक बात समझ लीजिए, परिवार के आधार पर कोई उत्तराधिकारी बन जाए एक बात बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर परिवार में कोई सदस्य ऐसा है जो योग्यता रखता है, योग्यता के बाद अगर वो उत्तराधिकारी बनता है तो ये अनुचित नहीं है। मैं दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का और इंदिरा जी का उदाहरण। आप कल्पना कर सकते हैं इंदिरा जी की जो सक्रियता रही है वो बचपन से रही है और उनका राष्ट्र के प्रति त्याग मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। जब नेहरू जी गिरफ्तार हुए तो एक बच्चा उनका गोद में छोटा था और एक बच्चा बड़ा था, शायद 4 साल या 5 साल का था। तो उस बड़े बच्चे को अकेला छोड़ करके, उनको कृष्णा हठी सिंह के पास छोड़ करके और वो छोटे बच्चे को गोद में लेकर के चली आई। ये कुल मिलाकर के राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण का भाव रहा है। तो योग्यता, निश्चित रूप से उनमें योग्यता थी और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो साथ साथ चल करके उन्होंने राष्ट्र को भी समझा, राजनीति को भी समझा और उनको पद मिला। लेकिन मैं उसी परिवार में दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। राजनीति में आने से पहले जब पायलट थे राजीव जी, तब भी मेरी बात हुई है उनसे और उनकी अभी पुण्यतिथि पर मैंने लेख भी लिखा था उन संस्मरणों के आधार पर और छपा भी था मेरा लेख। वो राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और मुझे उस होटल का नाम भी पता है, वो जिस कमरे में ठहरते थे मुझे वो भी पता है। तो कुल और फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पंक्ति में से जब हम लोग मिलने गए तो उन्होंने अलग से मुझे बुलाया। तो लेकिन वो बहुत सरल और सज्जन व्यक्ति थे, मगर राजनीति का उनको अनुभव कुछ नहीं था। तो कुल मिलाकर के यहाँ हमको दो अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि व्यक्ति योग्य है, वो भले ही परिवार का सदस्य है, उसको पद मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के नाम पर, जैसे मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, जैसे दूसरे दलों को देख लें, बिहार की एक आध पार्टी को देख लें, उत्तर प्रदेश की एक आध पार्टी को देख लें, समाजवादी कोई देख लो, समाज कहाँ है? वही मैं कह रहा हूँ, तो वही आदित्य सिंधिया जी, वसुंधरा राजे जी, इन सब परिवारवाद पर बात कीजिए ना सर। वही मैं भाजपा पर क्यों बात नहीं होती है परिवारवाद मिला करके परिवार के? अरे वो मुखिया थोड़े ही है पार्टी के। नहीं, इससे क्या मतलब है? संस्थापक जय शाह, आज प्रधानमंत्री ने दूसरे क्षेत्रों की भी बात की। जय शाह ने कितनी गेंदें फेंकी, कितनी बल्लेबाजी की है। अभी आ रहा हूं। तो कुल मिलाकर के ये चीजों पर सबको विचार करना चाहिए। और दूसरा जो भ्रष्टाचार की बात भी उन्होंने कही, स्वाभाविक जय शाह ने उतनी फेंकी जितनी राजीव शर्मा जी ने फेंकी। नहीं, इससे मतलब नहीं है। राजीव शुक्ला जी जो है, हाँ, वो राजीव शुक्ला जी परिवारवाद के प्रतिबिंब नहीं है। उनकी मेहनत और अपनी बिरादरी के एक आदमी के बारे में आप बोल रहे हैं। इसलिए तो अगर कोई आज की डेट में ये एक्सेप्ट करता है और एक्सपेक्ट करता है, दोनों ही सर, कहने और करने में अंतर है। यही तो कथनी और करनी। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से बात कर रहा हूं, आज राजनीतिक कार्यकर्ता बनकर बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, एक बार पूरा हो जाने दीजिए। तो कुल मिलाकर के योग्यता अगर परिवार के उत्तराधिकारी को है, उसको आना चाहिए, लेकिन अगर योग्यता नहीं है तो परिवार की प्रतिष्ठा के नाम पर उसको उससे बचना चाहिए। और दूसरा, भ्रष्टाचार, वाकई इस पर एक सख्त कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। और जो एजेंडा उन्होंने दिया हुआ है, मैं समझता हूं ये राष्ट्र के विकास के लिए सहायक होगा। जी, तमाम सवाल उठे हैं। दिव्या जी, उन्होंने कहा है कि ये जो दिव्य अनुभूति हो रही है देश को आजादी के अमृत महोत्सव की, लेकिन अमृत कलश में अंततः अमृत आम जनता को तो है नहीं, अमृत तो कोई और पी रहा है, ऐसा कहा है, अगर उसको अप्रत्यक्ष शब्दों में समझा जाए तो। नहीं, अमृत तो अंततः सबके बीच में बटेगा ही और उसके छींटे सबको मिलेंगे ही। लेकिन रमेश सर, मैं आपसे थोड़ा सा, आप बहुत ज्ञानी हैं, मैं बहुत छोटी हूँ आपसे, लेकिन मेरे कहने की क्या, इंदिरा जी को जब विरासत मिली थी तो क्या वो वाकई उतनी काबिल थी? देखा जरूर था लेकिन वो काबिल नहीं थी। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती। त्याग एक अलग चीज है, बच्चा लेके जाना एक अलग चीज है, लेकिन क्या वो इस काबिल थी कि वो सीधे प्रधानमंत्री बन जाती? आप और हम सब जानते हैं। आपने खुद ने कबूल करा है कि राजीव जी क्या उस लायक थे? क्या उनको उस परिपाटी में कहीं कुछ भी ज्ञान था कि राजनीति क्या होती है? उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था? किस कॉन्ट्रीब्यूशन के तहत वो सीधे प्रधानमंत्री बन गए? देखिए, ये जो सारी चीजें हैं, ये अपने आप में द्योतक है, समझा रही हैं, बता रही हैं। और फिर हमने हर्ष देख लिया हर उस पार्टी का, हर उस स्टेट में जहाँ पे परिवारवाद जो था वो हावी हो गया था राजनीतिक दल पे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी, चाहे वो अकाली दल में बादल परिवार था, चाहे बिहार में लालू परिवार है। हम सब तरफ देख रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे अब
आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री बने हुए थे। अब आप बताइए तो सही कि ये उनकी क्या काबिलियत थी, क्या हैसियत थी, किस हैसियत से अपने सीनियर मिनिस्टर्स को वो आदेशित करते थे। ये जो सारा का सारा तंत्र है, हर तरफ तमिलनाडु जाइए स्टालिन परिवार हो जाएगा। आपने हर तरफ यही एक पिरोग से हमने बैठे हुए हैं। जब दूसरे लोगों के पास टैलेंट नहीं है, ज्ञान नहीं है, लीडरशिप स्किल्स नहीं है, विजन नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, क्या नहीं है, अगर है तो फिर उनको आगे आने का मौका क्यों नहीं मिलता है? हम इस तरह की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्यों नहीं तैयार करेंगे? और मैं बार बार एक बात को लेके कहूंगी, अगर आज प्रधानमंत्री ने ये परिवारवाद की बात कही है तो ये परिवारवाद की बात किसी और पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में भी लागू होगी। और ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो चुका है। आनंद जी मेरी हर बार बातों पे बहुत मुस्कुराते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप मुस्कुराते हैं, लेकिन इतनी मुस्कुराने की विषय इससे नहीं है, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट करना तो एकदम मूलभूत परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन पीरियोडिकली वो कैथारसिस होता है और वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया है तो वो होगा। लेकिन क्या आपकी कांग्रेस पार्टी में ये हिम्मत है कि आप कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार के अलावा किसी को बनाएंगे? तो मैं चैलेंज देती हूँ आप जी। तो सर आप कह लीजिए, सर आप कह लीजिए। हाँ कह लीजिए हाँ, बस एक सेकंड दिव्या जी से कहना चाहता हूँ, इंदिरा जी को लेकर के मेरी राय बिल्कुल अलग है और मेरी दृष्टि में इंदिरा जी एक अच्छी प्रधानमंत्री योग्य थी। आपातकाल का निर्णय या उनके विश्वास का दुरुपयोग करके जो वामपंथी लाभी हावी हो गई थी उसको छोड़ करके, आपातकाल और वामपंथ को छोड़ करके बाकी कहीं ना कहीं मुझे उनके कार्य, क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग भी की है, उनका 1-to-1 इंटरव्यू लिया है मैंने, तो कुल मिलाकर के वो एक अच्छी प्रधानमंत्री थी। लेकिन राजीव गांधी बहुत भले इंसान थे, उनकी भलमनसाहत को मैं नमन करता हूं, लेकिन फिर भी एक प्रधानमंत्री के मामले में राजीव गांधी का निर्णय या अब कांग्रेस सोनिया जी को निर्णय ले रही है, इस मामले में मेरी राय बिल्कुल अलग है। इंदिरा जी को लेकर के मेरी राय अलग है। वामपंथ और आपातकाल दो चीज को छोड़ करके बाकी इंदिरा जी के कई मामलों में काम उनके मुझे ठीक लगते हैं। जी भिंडरा वाले को नहीं बोलना चाहिए। अब भिंडरा वाला कोरोना पर भी बात होगी, हम बात करेंगे। आनंद जी, इंदिरा गांधी जी का आनंद जी, मैं बोल लूं दिव्या जी, बहुत खराब डिसीजन है, मैं बोल लूं, खामियाजा देश में बहुत भुगता है सर। दिव्या जी मैं बोल लूं? जी प्लीज बोलिए सर। बड़ी अच्छी बात आपने कही, इंदिरा जी पर सवाल उठाए, राजीव जी पर सवाल उठाए, उनकी योग्यता पर सवाल उठाए। आप अमेठी की उस समझबूझ भरी जनता पर भी सवाल उठाते हैं जिन्होंने राहुल जी को 3 बार सांसद बनाया। तो खैर ये आपका लुकआउट है, आपकी समझ है। मैं केवल कुछ चीजें बता देना चाहता हूं कि भारत जो है वो अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला स्टेट नहीं है। भारत सामूहिक नेतृत्व यानी कि संसदीय व्यवस्था में, जहां हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि जो है विधायक या सांसद दल के जो नेता होते हैं वो तय करते हैं कि प्रधानमंत्री या विधायक कौन, मुख्यमंत्री कौन होगा। सुनिए तो, मैंने बहुत धैर्य से सुना, आपको 2 मिनट सुनिए ना, बहुत धैर्य से सुना है। तो क्या है कि ये एक चीजें हैं जो कुछ समय पहले तक फॉलो की जाती थी, और जब अचानक से लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं रहे थे तो उस समय कांग्रेस के जो सांसद थे, सांसद दल था, उसने ये तय किया था कि इंदिरा जी बनेंगी, और आप उनकी योग्यता पर सवाल उठा रही हैं। मुझे लगता है दिव्या जी, बहुत सम्मान के साथ मैं कहता हूं कि थोड़ा सा इतिहास पढ़ लीजिए, वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ लीजिए, पाकिस्तान के सीने पर तिरंगा फहराने वाली इंदिरा जी पर आप सवाल उठा रही हैं। थोड़ा सा सोच लीजिए, आज आजादी का 75वां वर्ष है और आज आपको ये कहने का कोई हक नहीं है कि इंदिरा जी योग्य नहीं थी। आप जिस इंदौर से आज यहां स्काइप पर बैठकर ये डिबेट कर रही हैं, उस दूरसंचार क्रांति के जनक भारत में राजीव गांधी थे। आप योग्यता पर सवाल मत उठाइए इस तरह की बातें कर कर, और जिनका जो आधी रात को पत्नी को छोड़कर चले जाएं या परिवार को छोड़कर चले जाएं, वो परिवारवाद पर ज्ञान देंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये परिवारवाद पर बात करते हैं। वसुंधरा राजे, जो यशोधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, परिवारवाद पर बात कीजिए। आप करना चाहती है, मैं बताऊंगा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव में अमृत ही बटे तो अद्भुत है, बाकी अतिशय मंथन करेंगे तो जहर भी निकलेगा। बहुत सारा समय कम है, इसलिए मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आजादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय जनता पार्टी
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया कि हर घर तिरंगा लहराएं और उस अभियान में पूरा देश पूरी जोर शोर से पूरे उल्लास से शामिल हुआ। और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये दो ऐसे दीमक हैं जो हमारे देश की व्यवस्था को खा रहे हैं। निश्चित रूप से इतने बड़े मंच से ये स्वीकारोक्ति अगर वो कर रहे हैं तो उनसे कल सवाल भी पूछे जाएंगे। जब वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे, अगर वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो सवाल पूछे जाएंगे और उनसे यह भी पूछा जाएगा कि इनको लेकर आपने अपने दल में क्या किया। तो अगर इतने बड़े मंच से सार्वजनिक रूप से वो इन मुद्दों पर बोल रहे हैं जो वाकई में आज देश की ज़रूरत हैं, अगर वो अमल में आते हैं तो बहुत बेहतर है। पुनः आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ की 75वीं स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।